नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक और बार फिर से हम बात करने वाले हैं एक और नए जॉब के बारे में, जो कि टीचर्स के लिए स्पेशली और हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पर जॉब जो है आपके लिए आ चुकी है। हॉस्टल वार्डन जो है उसमें मेल फीमेल दोनों के लिए जॉब रहेगी, और साथ में आपका एक और जो है वो टीचर्स के लिए जॉब है, जिसमें आपका टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो है यहाँ पर जॉब रहने वाली है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। अब देखिए, मैं आपको ऊपर क्लियर कर दूं, ये जो आपका एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, यानी कि आपका ईएमआरएस स्कूल्स हैं, तो ये आपके पूरे भारत के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं। लगभग 600 से 700 स्कूल्स हैं इस ईएमआरएस के अंदर। ये शॉर्ट फॉर्म में ईएमआरएस बोलते हैं इसको, और पूरा नाम जो है इसका वो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ईएमआरएस। तो इस ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, जिसके अंदर ये स्कूल्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इसमें आपके भारत के अंदर जितने भी स्कूल हैं उन सब के लिए जो है यहाँ पर टीचर्स की जॉब के लिए जो है स्पेशली टीजीटीज के लिए जो है यहाँ पर ये जॉब रहने वाली है। देखिए, आपको इस बात को समझना है कि यहाँ पर जो है 6300 से ज़्यादा पद रहने वाले हैं। यानी आप सोचिए कि इतने बड़े संख्या में लोगों को जॉब देना, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर हम इस पूरी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने नाम से समझ लिया होगा, जैसा मैंने आपको बोला भी कि रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि आपके जहां आप रहते हैं वहीं आसपास उन्हीं एरियाज़ के अंदर स्कूल्स रहे। ये पूरे भारत के अंदर आपको हर स्टेट में स्कूल जो है ये वाले मिल जाएंगे। तो इन स्कूल की मैं अगर बात करूँ तो इन स्कूल्स में जो है अब जॉब निकाली गई है टीजीटी के लिए। इससे पहले पीजीटी के लिए आई थी जॉब, अभी जो है हाल ही फिलहाल में आई है। आपको पता होगा उस नोटिफिकेशन के बारे में, उस जॉब के बारे में। फिलहाल यहाँ पर टीजीटी और जो है हॉस्टल वार्डन के लिए रहेगी, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि भाई इस जॉब के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, बेनिफिट क्या है, रिलैक्सेशन क्या है। अगर अब देखिए, यहाँ पर टीचर की जॉब है और वार्डन की जॉब है, तो अब इन दोनों में आप एक बात समझिए कि एग्ज़ाम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि टीचर की जॉब है। तो एग्ज़ाम क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कि भाई कैसे जॉब मिलने वाली है ये वाली, तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। कितनी सैलरी होगी और बाकी ए टू जेड सारी चीज़ इस जॉब से रिलेटेड हम इस सेशन के दौरान जो है डिस्कस करेंगे। मतलब मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ कि भाई ये जॉब के अंदर क्या क्या रहेगा। सबसे पहले देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट जो है, जो बिल्कुल जो है ट्रस्टेड और गवर्नमेंट वेबसाइट है, यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन को देखने को मिल जाएगा। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी वो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। एक नेस्ट की जो वेबसाइट है, नेशनल एजुकेशन वाली जो वेबसाइट रहेगी आपकी, NESTS, ये शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको मिल जाएगा आसानी से। जो है ग्लोबल सर्च पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं उस वेबसाइट पर, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, वहाँ पर भी आपको जो है ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। आप वहीं से जाके इसको अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए जो है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल होता है, जैसे कि एप्लीकेशन लिंक हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक, और बाकी इस जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाते हैं। तो हम एक एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि 34 पेजेस का है। एक एक चीज़ डिस्कस की जाएगी यहाँ पर, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले देखिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको हम EMRS बोल रहे हैं। इसमें देखिए आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, जो कि मैंने आपको बोला भी कि नेस्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये सब, और आपको ट्राइबल की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अब अब यहाँ पे इंडेक्स से हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस जॉब के बारे में, क्या जॉब होगी, क्या काम होगा, किस किस सब्जेक्ट के लिए जॉब है, हमारे को क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे।
पोस्ट डिस्कस करेंगे, उस पोस्ट के हिसाब से क्या सैलरी होगी आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए या फिर वार्डन के लिए, और साथ में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मार्किंग स्कीम, जो भी मैंने आपको बताया था अभी वो सब हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन या क्या होना ज़रूरी है। जैसा आप देख रहे हैं TGT मतलब क्या है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि भाई वो टीचर जो बनना चाह रहा है, वो जो यहाँ पर पढ़ाना चाह रहा है या EMRS के अंदर, उसका ट्रेंड होना ज़रूरी है और ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तब वो यहाँ पर टीचिंग कर सकता है, पढ़ा सकता है, टीच कर सकता है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन जमा करना होगा, इसको वेबसाइट पर ही, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आसानी से आप वहाँ से जाके इसको करेंगे अप्लाई। साथ में देखिए अपेंडिक्स 1 में आपको सिलेबस मिल रहा होगा इसी के अंदर 26 ऑफ पेज नंबर पे। साथ में सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन, जैसे कि आप मान लीजिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आ रहे हैं, जैसे कि लो विजन, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में दिक्कत, या फिर देखने में दिक्कत, या फिर जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड या दूसरे कोई प्रॉब्लम होंगे जो यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे डिसेबिलिटी में, उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए उस चीज़ का। एग्जामिनी टू राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ लिमिटेशन ऐसे भी होते हैं कैंडिडेट के कि भाई वो लिख नहीं सकता किसी ना किसी कारण से, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम जो होगा वो अगर कैंडिडेट नहीं लिख सकता, अगर कंप्यूटर पे होगा तो कंप्यूटर पे भी नहीं दे सकता, तो इसके लिए जो है वो किसी स्क्राइब को यानी सेकंड कैंडिडेट को, पर्सन को ले सकता है एग्ज़ाम देने के लिए। फॉर्मेट फॉर OBC सर्टिफिकेट, फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट भी आपको दिख रहे होंगे कि भाई अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट जो है ज़रूर अपलोड करने हैं फॉर्म के साथ ही वेबसाइट पर, जिससे कि आप वो पता लगा सके EMRS के स्कूल्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये पता लगा सके कि आप इस कैटेगरी से हैं। नहीं तो आप एक अंडरटेकिंग भी देंगे स्क्राइब के लिए, जो मैंने बोला भाई जो एग्ज़ाम नहीं लिख सकते वो स्क्राइब के लिए अंडरटेकिंग देंगे। फिर हम जानेंगे कि एग्जामिनेशन सिटी यानी कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा एक्चुअल में देखेंगे यहाँ पर, तो आपको इतना तो पक्का है कि भारत के हर स्टेट में सेंटर होगा ही होगा, क्योंकि हर स्टेट में जो है ये स्कूल्स हैं। अब यहाँ पर देखिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड नेस्ट जो है उसके द्वारा ये जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जॉब रहेगी ये, जिसमें ये रिक्रूट कर रहे हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स को, और हॉस्टल जो आपका स्कूल के साथ हॉस्टल होते हैं, हॉस्टल वार्डन, जिसमें आपका मेल फीमेल दोनों लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कूल का? ऑब्जेक्टिव मतलब यही है कि भाई पढ़ाया जाए और आगे आपको पढ़ाया जाए और सारी चीज़ें बताई जाए कि क्या क्या होता है एजुकेशन में। 6 to 12th रहेगा इसमें, बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी। दीज स्कूल विल बी सेटअप एट ब्लॉक लेवल एज रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड विल हैव सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज़। देखिए यहाँ पे इन स्कूल्स के सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल हैं, जिसके लिए वार्डन भी लिए जा रहे हैं। अकोमोडेशन फॉर टीचर्स, मैस फैसिलिटी है यहाँ पर, प्लेग्राउंड है, ऑल अदर एमेंटाइजेस हैं इन लाइन विद नवोदय विद्यालय। फॉर डिटेल्स ऑफ लोकेशंस एमेटीज प्लीज़ विजिट वेबसाइट ऑफ, देखिए आप EMRS की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको मेन बताया ना कि स्कूल के वेबसाइट पे, नेस्ट के वेबसाइट पे और ट्रैवल के वेबसाइट पे आपको तीनों चीज़ें मिल रही होंगी, नोटिफिकेशन और सब कुछ। बीइंग फुल्ली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे ऑन कैंपस फॉर विच रेंट फ्री एकोमोडेशन एज अवेलेबल विल बी प्रोवाइडेड। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, ये क्या है, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, पढ़ाने वाला स्टाफ और नहीं पढ़ाने वाला स्टाफ जो भी होगा, उनको जो है आर रिक्वायर्ड टू स्टे ऑन कैंपस फॉर विच रेंट फ्री, वो उनके लिए रेंट फ्री रहता है, मतलब कि उनको कोई किराया नहीं देना होता कैंपस के अंदर, स्कूल के कैंपस के अंदर। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि आप देखिए 18 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप देखें तो आप पूरा आपके पास जो है 1 मंथ है, 1 मंथ में आप आराम से फॉर्म भरिए इस जॉब के लिए, आप अपनी एलिजिबिलिटी और बाकी सब देखते हुए, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। TGT की पोस्ट के लिए 1500 रुपीज़ पे करने होंगे आपको ऑनलाइन मोड में, और वार्डन के पोस्ट के लिए 1000 रुपीज़ जो है फॉर्म का फीस रहेगा इस जॉब के लिए। देखिए दोनों ही जॉब है, एक तो आपका TGT टीचर वाला हो गया और दूसरा आपका जो है हॉस्टल के लिए वार्डन हो गया। अब इसमें एडमिट कार्ड कब आएगा, इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो एडमिट कार्ड जब भी आएगा वो नेस्ट के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट भी आपको बाद में पता लगेगी। एग्ज़ाम कितनी देर का होता है, 180 मार्क का एग्ज़ाम होगा टीचिंग स्टाफ के लिए, 150 मार्क मिनट का एग्ज़ाम जो होगा वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। मतलब कि आप देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ जो रहेगा उनका 150 मिनट्स में एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि आपका 2.5 आवर्स में एग्ज़ाम हो रहा होगा। और दूसरा एग्ज़ाम जो आपका रहेगा वो 3 आवर्स में होगा टीचिंग स्टाफ के लिए, यानी टीजीटी के लिए। सेंटर एग्जामिनेशन के जो है वो एडमिट कार्ड पे आपको दिख जाएगा कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है। और बाकी आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके सेट्स जो होंगे और आंसर की जो होगी वो आपको एग्ज़ाम होने के बाद मिल जाएगी। और एग्ज़ाम अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ OMR बेस्ड टेस्ट रिजल्ट ऑन। देखिए OMR शीट पर एग्ज़ाम लिया जाएगा ये आपका, जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, MCQ होंगे, आप उसमें से जो आपको सही ऑप्शन लगेगा उस पर टिक करके जो है आप इसमें आंसर करेंगे इस जॉब के लिए। कैंडिडेट शैल एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन, अब देखिए फॉर्म में इंफॉर्मेशन करेक्ट डालिएगा जिससे कि आपको जॉब ये आसानी से मिल सके, क्योंकि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से जॉब नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं EMRS स्टाफ सिलेक्शन का एग्ज़ाम जो यहाँ पर हो रहा है, जिसको शॉर्ट में ESSE बोला जा रहा है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर TGT के लिए 5,660 वैकेंसी हैं, यानी कि 5,660 वैकेंसी सिर्फ TGT के लिए हैं। और अगर आप वार्डन का देखेंगे तो मेल कैंडिडेट में 335 और फीमेल कैंडिडेट में 334, यानी 334 वैकेंसी जो है फीमेल के लिए वार्डन में रहेंगी। टोटल यहाँ पर 6,329 वैकेंसी हैं इन स्कूल्स के अंदर। अब देखिए आप चाहे किसी भी स्कूल में जॉब कर सकते हैं, आप जो आपको जो भी स्टेट में सही लगे ये उसमें आप जॉब कर सकते हैं मेनली, या फिर आपका मेरिट डिसाइड करेगा, ऐसा भी हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर TGT ग्रुप बी की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं ये जिसके अंदर जॉब है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर TGT जो टीचर्स रहेंगे वो हिंदी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस के हो सकते हैं। टोटल अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर 606 टीचर्स चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 606 चाहिए हिंदी के लिए। इंग्लिश के लिए 671 671 चाहिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैथ्स में 686 चाहिए। और इसी को अगर देखें तो मैथ्स में अनरिजर्व कैटेगरी से 280 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। और इसी में यहाँ पर आप देखेंगे तो मैथ्स में EWS कैटेगरी से 68। ये कैटेगरी होती है, ये आपको पता होती है कि आपकी कौन सी कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ रहे हैं आप, या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं। अदर बैकवर्ड कास्ट में भी NCL के अंदर अगर आप आएंगे तो आपके लिए वहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा। अब देखिए जो कैंडिडेट OBC के अंदर क्रीमी लेयर में आते हैं, जिनकी जो है 8 लाख पर एनम से ऊपर की सैलरी होती है पूरे फैमिली के इनकम को मिलाएं तो वो जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, इस वाले कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट ST और SC में आप देख सकते हैं, ST में लिखा हुआ है कितने जो है यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी है मैथ्स टीचर के लिए। इसी तरीके से और सब्जेक्ट के लिखे हुए टोटल अगर बात करूँ, मैंने आपको ऊपर बता भी दिया, दोबारा यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 3,311 जो है यहाँ पर ग्रुप बी में इन सब्जेक्ट के लिए हैं, TGT के लिए। अब नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी कैंडिडेट को इनमें से कोई भी डिसेबिलिटी है तो उनको भी ये जॉब मिल जाएगी। लो विजन, हार्ड ऑफ हियरिंग और बाकी सारी जो डिसेबिलिटी होती हैं। अब देखिए TGT में थर्ड लैंग्वेज का अगर कोई टीचर, मतलब जो ऊपर लैंग्वेज मैंने डिस्कस करें उसके अलावा जो थर्ड लैंग्वेज मतलब ये होता है जो नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है स्कूल्स के अंदर, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इनको छोड़कर जो होती है, जैसे कि आपकी खुद की हो सकती है, आपको बंगाली में प्रोफेशन है, आपको बंगाली आती है, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम ऐसी लैंग्वेजें अगर आती हैं तो उसके लिए भी वैकेंसी यहाँ रखी गई है। जैसे देख सकते हैं बंगाली में 10 वैकेंसी रखी गई है, गुजराती लैंग्वेज में 44 हैं। तो ये TGT की पोस्ट रहेगी। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो भी लैंग्वेज आती है, संस्कृत के लिए आप देख सकते हैं तो 358 वैकेंसी हैं। अगर आप देखेंगे तो थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत के टीचर्स को ज़्यादा लिया जाता है, तो ये भी 652 हो जाएंगे टोटल।
अब टीजीटी के अंदर आप देखेंगे तो मिसलेनियस कैटेगरी टीचर, मतलब कि ऐसे, अब देखिए लैंग्वेज को हटा दीजिए आप थर्ड कैटेगरी को, और आप पहले के जो हमने डिस्कस करे मेन सब्जेक्ट जो होते हैं उसको हटा दीजिए, तो आपका बचता है म्यूज़िक और आर्ट, और आपका पीईटी, पीईटी मेल फीमेल, और लाइब्रेरियन की जो पोस्ट रहती है उसके लिए आप देखेंगे तो उसके अंदर भी आप देखेंगे तो 1697 वैकेंसी हैं, यानी 1700 के लगभग वैकेंसी इन टीचर्स के लिए है, म्यूज़िक आर्ट और बाकी सारे, ये जो आपको इस टेबल में यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर इसमें भी लिखा हुआ है डिसेबिलिटी कौन कौन सी ली जाएगी, यानी कि आप म्यूज़िक की पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं OLDW, ये सारे डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को लिया जा सकता है। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम आगे बता दूंगा मैं कि इन शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है, OLDW AA VLC, और इस सब का मतलब क्या है। नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पर आपकी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीचिंग में तो टीजीटी हो गया, नॉन टीचिंग मतलब पढ़ाने वाला काम जिसका नहीं है, जिसमें आपका हॉस्टल वार्डन रहेगा मेल फीमेल में, तो ये आपकी वैकेंसी लिखी हुई है। और इसी को कैटेगरी वाइज भी बताया हुआ है कि कैटेगरी वाइज आपकी जो वैकेंसी है वो कैसी होगी। वार्डन में भी आप देख सकते हैं EWS OBC और बाकी सारा कुछ इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर बता दिया गया है। मैंने आपको बोला था जैसा ऊपर कि OH का मतलब क्या है, LV का मतलब क्या है, OA का मतलब क्या है। OA मतलब वन आर्म, LV मतलब लो विजन कम दिखना, हियरिंग इम्पेयर्ड, हार्ड ऑफ हियरिंग, और ये सारी चीज़ें आपका जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कट ऑफ और बाकी सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन में लिखी हुई है। पहला तो आपका ये है कि आपका इंडियन होना ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए, और ये जो पोस्ट है टेंटेटिव है, मतलब इसको चेंज करा जा सकता है। ये 6329 यानी 6329 से बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि 6000 प्लस वैकेंसी है आपके पास, इतना आप लेके चलिए, ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको पढ़ लेना। मैं पोस्ट डिटेल्स की अगर बताऊं आपको, तो टीजीटी की पोस्ट जिसमें भी ली जा रही है, चाहे वो आपका लाइब्रेरियन हो या फिर थर्ड लैंग्वेजेस हो, मतलब जो आपके लैंग्वेजेस थे बंगाली, गुजराती और कन्नड़ा और बाकी लैंग्वेज जो थे, संस्कृत जैसे लैंग्वेज, उनकी सैलरी, और हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स, मतलब ऑलमोस्ट मिसलिनियस पोस्ट के टीजीटी को छोड़ के सारे टीजीटीज़ की जो सैलरी थी वो यहाँ पर जो है वो 7th लेवल की रहेगी, यानी कि 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में रहेगी। इसमें देखिए मिनिमम तो आपकी 44,900 रहेगी, यानी आप कह सकते हैं कि 45,000, लेकिन आपकी जो है आपके वर्क पे और बाकी एक्सपीरियंस जो आपका रहा होगा उसके लेवल पे ये बढ़ सकती है। इसको जो है आपका एरिया वाइज भी डिपेंड हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपका इतना होगा। सेम यहाँ पे अगर आप म्यूज़िक आर्ट और पीईटी जैसे टीचर हैं, बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप पढ़ाने के लिए, तो इसमें आपकी 35,400 मिनिमम रहेगी सैलरी, और इसके बीच में आपकी रह सकती है। हॉस्टल वार्डन में आपकी 29,200 से लेके 92,300 के बीच में रहेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बता देता हूँ, OMR बेस्ड रहेगा। पेन पेपर आपको पहले ही मैंने बता दिया कि भाई OMR शीट होती है। OMR शीट अगर आपको इसमें भी अच्छे से जानना होगा इसका ब्रीफ में, तो वो भी आपको बताया जाएगा कि भाई OMR बेस्ड पे पेपर कैसे होता है। मेनली आप ये समझ लीजिए, आपको एक पेपर दिया जाएगा, पिंक रंग का होगा या किसी और रंग का हो सकता है, उसको क्या है, उस पर आपका क्वेश्चन के आगे जो है क्वेश्चन नंबर्स होंगे, और सीरियल नंबर के बाद जो है आपको ABCD करके जो है बॉक्स गो सर्कल्स से होंगे छोटे छोटे, उसमें आपको जो आपका क्वेश्चन का ऑप्शन आपको लगेगा करेक्ट ABCD में से, उसमें से आप किसी एक को सर्कल को भर के डार्क कर देंगे। ये आपका प्रोसेस होगा OMR बेस्ड पेपर का। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन पेपर का आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आने वाला है इन केस ऑफ TGT और मिसलिनियस कैटेगरी के लिए, और वार्डन के लिए भी। अब देखिए लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो रहेगा, जो कि पार्ट 6 में हमने डिस्कस किया था, रीजनल लैंग्वेज जो भी थी आपकी ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। एक रीजनल लैंग्वेज जो कैंडिडेट ले रहा है, जैसे कि एक रीजनल के लिए, जैसे कि कन्नड़ा कह लीजिए, बंगाली कह लीजिए, जो ऐसी लैंग्वेज है, तो उसमें जो है वो ऑप्ट जो लैंग्वेज करेगा वो वाला टेस्ट तो उस लैंग्वेज में ही आएगा। बाकी सारा पेपर जो रहेगा कॉमन पेपर, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा।
एग्जाम पैटर्न आपका ये रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क का पेपर रहेगा। लैंग्वेज वाला पेपर जो आपका होगा वो 30 मार्क का होगा टीजीटी के लिए। अब इसमें आप देख लीजिए कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट यही है कि पार्ट 1 आपका जनरल अवेयरनेस का आएगा, और पार्ट 2 आपका रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी, और पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10-10 आ रहे हैं और 10-10 मार्क्स के हैं, मतलब कि हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। आप जो सब्जेक्ट चुनेंगे, स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट चुनने वाले हैं उसके उसके ऊपर भी अलग से पार्ट वाइज पेपर रहेगा। अब देखिए ये जो ऊपर पार्ट 1 to 4 थे तो सबके लिए कॉमन रहने वाला है 40 क्वेश्चंस, लेकिन जो बाकी आपके होंगे वो वाला जो आप अगर देखेंगे जैसे कि 80 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा। डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन तक जाएगा। आप सोच लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम आएगा इसमें जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हैं टीचर के लिए, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें लेवल ग्रेजुएशन लेवल तक का उसमें जो है हार्डनेस होगी पेपर के अंदर। और ये NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत के हिसाब से होगा। खेलो इंडिया, फिट इंडिया और अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसी चीज़ें आने वाली हैं। और टोटल इसमें देखेंगे तो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं और 120 मार्क का पेपर है। हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का आने वाला है। और इसमें आप देखेंगे द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। मतलब आप देखिए यहाँ पर किसी पार्ट के लिए आपको बोला नहीं गया है कि इस पार्ट को इतना समय दिया जा रहा है। टोटल पेपर को 3 आवर दे दिया जा रहा है, आप करिए जिस भी पार्ट को पहले चाहे बाद में चाहे कर लीजिए। और पार्ट 6 आपका नॉलेज के लैंग्वेज के बेस पर रहेगा, जैसे कि हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज के बेस पर रहेगा। 10 मार्क ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट से जो है 10-10 मार्क का जो है आएगा। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। पार्ट 6 जो आपका रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। मतलब आप देखिए ये वाला एग्जाम, ये वाला पार्ट 6 जो है वो 30 मार्क का हो रहा है, तो अगर आप 30 मार्क में से 40% मार्क्स ले आते हैं इस पेपर के अंदर, यानी कि अगर आप 30 मार्क्स में से 12 और 12 से ऊपर नंबर ले आएंगे तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप अगर पार्ट 6 क्लियर करेंगे तभी आपके बाकी पार्ट चेक होंगे आपके OMR शीट पे, और फिर ये आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स TGT पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन। पार्ट 5 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, और पार्ट 6 जो रहेगा वो ऑप्शन जो आप चूज करेंगे उसके बेस पर रहेगा। ऑप्शन जो रहेंगे रीजनल लैंग्वेज के इज लिमिटेड टू scheduled languages of the states having notified vacancy. Every candidate has to opt one language out of। अब देखिए हर कैंडिडेट को एक एक लैंग्वेज लेनी है रीजनल लैंग्वेज पार्ट 6 के लिए। जो आपको पार्ट 6 देना है उसके लिए एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, और उसमें आपको 12 मार्क्स लाने हैं 30 में से, तभी आपके बाकी मार्क्स या बाकी पेपर चेक होने वाला है। अब मैं नेक्स्ट हॉस्टल वार्डन में आप देखेंगे तो एग्ज़ाम इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है, और 120 मार्क का पेपर ये भी होगा। इसमें भी आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड, अब देखिए पॉक्सो की नॉलेज होनी चाहिए, एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉलेज होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की नॉलेज होनी चाहिए। ये सब आपका आएगा। इसमें आप देखेंगे तो पार्ट शुरू के 1 to 5 आपको सबको करने हैं अटेम्प्ट, लेकिन पार्ट 6 इसमें भी आपका नॉलेज के बेस पर रहेगा जो कि रीजनल लैंग्वेज के बेस पर रहेगा। अब इसमें भी आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे इस लैंग्वेज में, और तीनों सब्जेक्ट 10-10 मार्क के रहेंगे। इसमें भी आपको शायद मिनिमम मार्क्स लाने हैं। ये एग्ज़ाम जो है कम समय का रहेगा क्योंकि इसमें हार्डनेस कम है, इसमें जो है इजी पेपर होगा TGT से। देखिए यहाँ पे आपको नहीं बोला गया कि आपको इसमें पास होना जरूरी है, लेकिन उधर बोला गया था। मार्किंग स्कीम यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 1 मार्क मैंने आपको पहले ही बताया, और 1/4 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन में, अगर आप मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने सही करा है तो आपको 1 मार्क मिल गया। आप ऐसे कर करके अगर मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन गलत करे एक पेपर के अंदर, तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन पे उसका 1/4 यानी कि 1 मार्क कटने वाला है।
ये आपको इजीली समझाया है 4 क्वेश्चन लेके। एक्चुअल में एक क्वेश्चन में आपका 1/4 मार्क्स काटा जाएगा। अब इसमें एमसीक्यू रहेगा, टू आंसर अ क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर करना है कैंडिडेट को इजीली, जो भी उसको लगता है कैंडिडेट को उसका आंसर उससे वो उस तरीके से करना है। डिस्प्ले ऑफ स्कैंड इमेज ऑफ ओएमआर आंसर शीट एंड आंसर की आपको बाद में मिल रही होगी वेबसाइट पे। सिलेबस क्या है एग्जामिनेशन का, सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, जिससे कि आपको डिफिकल्टी ना हो, कहीं ढूंढना ना पड़े आपको कि भाई सिलेबस क्या है। हमने चलो पैटर्न जान लिया, हमने ये भी जान लिया कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क का है पेपर, किस चीज़ का है, सब जान लिया, जॉब रोल जान लिया और सब कुछ जान लिया, लेकिन सिलेबस हमें पता होना चाहिए। सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो है ना EMRS पे पोर्टल पे अभी वो चीज़ दिखा नहीं रहा है। सिलेबस की जैसी जानकारी होगी आपको वो मिल रहा होगा, आसानी से डिस्क्रिप्शन में वो अवेलेबल होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पर सिलेबस इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि नोटिफिकेशन में पहले ही बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन वही है, ई एडमिट कार्ड आपको पहले मिल जाएगा, उसको आप प्रिंट कराएंगे, लेके जाएंगे, फ़ोटो लेके जाएंगे और आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे सेंटर पे। वही सब चीज़ें बोली जाती हैं मोस्ट कॉमनली हर पेपर के लिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट यही रहेगा जो मैंने आपको बताया। रफ वर्क के लिए देखिए, ऑल कैलकुलेशन या राइटिंग वर्क जो भी डन किया जाएगा कैंडिडेट के द्वारा टेस्ट सेंटर पे इन द एग्जामिनेशन रूम हॉल एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द रफ शीट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप जब एग्जाम देने जाएंगे सेंटर पे तो आपको एक रफ शीट मिलेगी। आप देखते होंगे कि कभी कभार आपने पेपर दिया होगा तो आपको क्या है कि रफ शीट मिलती है सेंटर्स पे, जिसमें आप अपना सारा रफ वर्क करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला मेथड्स जो भी लगाने होते हैं वो लगा लेते हैं। और फिर उस रफ शीट को जो है सेंटर पर ही बॉक्सेस दिए जाते हैं, उन बॉक्स में ड्रॉप करके आना होता है, नहीं तो आप वहाँ पे हैंड ओवर कर देते हैं जो भी इन्विजिलेटर या जो भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं। तो ये आपका रफ वर्क का भी हो गया सॉल्व। अब मैं नेक्स्ट आपको बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे पहले ही मैंने आपको डिस्कस नहीं किया था, अब दोबारा उस चीज़ को पहले क्लियर कर देता हूँ। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी और बाकी थर्ड लैंग्वेज जैसे के लिए, जो कि आपका मिसलिनियस लैंग्वेज को छोड़ के उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी 35 एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। SC ST कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन मिलेगा। और जो EMRS मतलब कि इधर इन स्कूल्स के अंदर पहले से कुछ ना कुछ पोस्ट पे थे, अगर वो कभी ना कभी पढ़ा रहे थे या किसी भी फील्ड में थे इन स्कूल्स के अंदर, तो उनको 55 ईयर्स तक उनकी जो है रिलैक्सेशन रहेगा। उनकी एज 55 तक नहीं हो जाती तब तक उनको रिलैक्सेशन है। फॉर ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ 4 साल की डिग्री का डिग्री वाला कोर्स होना चाहिए, या फिर आपका बैचलर ऑनर्स डिग्री है तो भी सही है। बैचलर डिग्री है आपकी अगर तो भी एक्सेप्टेड रहेगी यहाँ पर। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर अंडर एज। अगर आप हिंदी की TGT के लिए कर रहे हैं तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपका डिग्री के अंदर। जिस भी कोर्स में आपने डिग्री करी उसमें हिंदी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से होगा, तो ये सब रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ अभी डिस्कस नहीं करी थी, वो ये है डिग्री का तो मैंने आपको बता दिया। इसके आगे एक और चीज़ है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बोटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। अब देखिए किसी को अगर उस फील्ड में पढ़ाना है तो उसको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज़ बोला जा रहा है। उसको नॉलेज मतलब उसको मेंटली नॉलेज हो ठीक है, लेकिन उसके पास उसके सर्टिफिकेट डिग्री जो है वो होने चाहिए। पास द सेंट, अब देखिए यहाँ पे टेट CTET का एग्ज़ाम पास होना चाहिए कैंडिडेट को। एंड फॉर ऑल TGTs, हर TGT की पोस्ट के लिए CTET का एग्ज़ाम पास होना चाहिए कैंडिडेट को। और फॉर द पर्पज़ उसको B.Ed डिग्री हो तो भी सही है। B.Ed अपियरिंग वाले के लिए क्या बोला गया, B.Ed डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज। अब देखिए 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए B.Ed डिग्री नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, बाकी कोर्सेज के लिए की जाएगी। TGT म्यूज़िक के लिए आप देखेंगे तो वही सेम एज का रखा गया है। क्वालिफिकेशन यही है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक के अंदर, बस इतनी ही बस रखी गई है। आर्ट वालों के लिए यही रखा गया है कि भाई उनकी डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट के अंदर, क्राफ्ट के अंदर, या फिर B.Ed डिग्री भी है उनकी अगर फाइन आर्ट के अंदर फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, तो वो एक्सेप्टेड रहेगी। फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि आपका फिजिकल एजुकेशन जो कि आपका PET का था, फिजिकल एजुकेशन टीचर,
उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही है कि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। तो यही सब रखा गया है आपका। हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पे एज सेम रखी गई है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से करा हुआ हो, या फिर बैचलर डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो भी वो एक्सेप्टेड रहेगा। चलो ये मैंने, आप देखिए ये नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, आप इसको एक बार रीड करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे आपको किन किन बातों का ध्यान देना होगा, वो सब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको अभी बताया नहीं था, मैं आपको बताया था, मैंने आपको ईएमआरएस के लिए बताया था, ईएमआरएस के एम्प्लॉय के लिए। अगर आप देखेंगे तो बाकियों के लिए बता देता हूँ। एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ओबीसी एनसीएल में यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि पिछड़ा वर्ग, और उसके अंदर भी नॉन क्रीमी लेयर यानी कि 8 लाख एनुअल इनकम से कम वालों के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन। जो कैंडिडेट 3 ईयर कंटिन्यूड सर्विस कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, अगर कर रहे थे, तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। वुमेन जो रहेंगी हर कैटेगरी की, ओनली इफ अप्लाइंग फॉर, अगर वो टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं, जितनी वुमेन टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं किसी भी कैटेगरी से, उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। ये टीजीटी पोस्ट के लिए रखा गया है। और डिसेबिलिटी में एससी एसटी को 15 ईयर का रहेगा, ओबीसी को 13 ईयर का। तो ये किस बेस पर रखा गया है? ये 10 ईयर तो मेनली होता ही है डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन, प्लस जो है कैटेगरी वाला भी ऐड हो जाता है अगर कोई कैटेगरी रिजर्वेशन है। देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए भी रखा गया है, जो आर्मी और एयरफोर्स जैसे में अगर काम कर चुके हैं तो उनके लिए भी रखा गया है। ईडब्ल्यूएस में आपको बता दिया गया भाई ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए मैंने आपको बता तो दिया, ऊपर मैंने बोला भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है कोई, उसमें रिलैक्सेशन होता है। आपको अगर नहीं पता ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या होता है, यहाँ पे बता दिया गया है साफ साफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या होता है, मेनली ये होता है, वो एक अनरिजर्व कैटेगरी होती है, लेकिन उसमें कैंडिडेट को बोलो कहा जाता है कि भाई अगर उनकी ग्रोस एनुअल इनकम पूरे फैमिली का पूरे ईयर का 8 लाख से कम है, और उनका 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और उससे ज़्यादा, ऐसा कुछ ये कंडीशन से ये देखी जाएंगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, उनको उस कैटेगरी में लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। ये इसी तरीके से डिसेबिलिटी आपकी 40% और उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी देखी जाएगी। मतलब देखिए नॉर्मल क्या, अगर देखिए कोई नॉर्मल पीपल है वो 100% सुन सकता है, हार्ड उसको हियरिंग में सुनने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा कैंडिडेट है और उसको दिक्कत हो रही है सुनने में, तो उसकी सुनने की जो दिक्कत है वो कितने परसेंट है वो देखी जाएगी। अगर वो 40 लगभग नॉर्मल से आधी से भी आधी के लगभग भी हो रही होगी तो उसको लिया जाएगा डिसेबिलिटी में। और बाकी सारे कंडीशंस होते हैं जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट को पता होते हैं। ये अनफेयर मीन्स मतलब यही होता है कि भाई आप देख लीजिए एग्ज़ाम जैसा हो रहा है उसके रूल्स के हिसाब से चलिए, और रूल्स को फॉलो करिए। जैसे भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है जिस भी तरीके से, कैसे सेंटर पे जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, और बिल्कुल शांति और ध्यान से अपना एग्ज़ाम देकर आना है, उस चीज़ को ध्यान देते हुए आपको चलना होता है। नहीं तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एग्ज़ाम हो रहा है तो यहाँ पर एक्शन भी गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से होते हैं। सिलेबस मैंने आपको बताया, सिलेबस कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आपको जो है वेबसाइट पे भी मिल रहा होगा। अब देखिए ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। कोई एग्ज़ाम कैंडिडेट नहीं लिख पाएगा किसी डिसेबिलिटी या किसी कारण से, उसको प्रॉब्लम रहेगी या हाथ में या कहीं ना किसी कारण से, तो वो इस सर्टिफिकेट को भर के फिल करके सबमिट करेगा ऑनलाइन। पहले इसको प्रिंट कराएगा, सबमिट करेगा, और फिर उसको यहाँ पर सिग्नेचर कराएगा वो चीफ मेडिकल ऑफिसर के, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का होगा किसी भी। तो उसके सिग्नेचर और स्टैम्प के बाद ही जो है आप इसको जो है अपलोड कर पाएंगे। मेनली यहाँ पर इसी तरीके से ये आपका फॉर्मेट रहेगा। ये आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को ये सर्टिफिकेट फिल करके सबमिट करना है। तो ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज। और इसको ये अंडरटेकिंग है, ये अंडरटेकिंग उसके लिए है कि आप भाई किसी स्क्राइब को यूज़ करने वाले हैं, किसी दूसरे पर्सन को यूज़ करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए आप इसको फिल करेंगे। एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा, तो एग्ज़ाम अंडमान एंड निकोबार स्टेट में हो रहा है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़,
छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी और गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में एग्ज़ाम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर राज्य का एग्ज़ाम, हर राज्य का नाम है यहाँ पे, और हर राज्य के अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिटी आपको जैसा दिख रहा है पोर्ट ब्लेयर और विजयवाड़ा, और आपको यहाँ पे ईटानगर, गुवाहाटी, पटना जैसी जगहें दिख रही हैं, तो इन जगहों पर एग्ज़ाम होगा। अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे कि यहाँ पर स्टेट में लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बिहार लिखा है और बिहार में पटना लिखा है, तो बिहार के पटना सिटी के अलावा किसी दूसरे सिटी में एग्ज़ाम नहीं होने वाला EMRS का, बिहार के अंदर पटना में ही एग्ज़ाम होगा। मतलब कैंडिडेट तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका सेंटर जो होगा वो बिहार के अंदर सिर्फ पटना सिटी के अंदर होने वाला है। हालांकि सेंटर जो है उनके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब कि सिटी के अंदर सेंटर हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन एक स्टेट में एक सिटी को रखा गया है। तो ये पूरा लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट देयर प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़। अब देखिए यहाँ पर आप जो फॉर्म भरेंगे तो आपको अपने एग्ज़ाम को चुन लेना है कि आपको किस स्टेट में किस सिटी के अंदर एग्ज़ाम देने जाना है, जिसमें आप 2 या 3 चॉइस रखेंगे और उसके बाद आपको उस हिसाब से सेंटर मिल जाएगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था जिसको हमने डिस्कस कर लिया EMRS की तरफ से 6329 वैकेंसी के ऊपर जॉब, जो कि सरकारी स्कूलों के अंदर, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों के अंदर जॉब है। यहाँ पर पूरे भारत के अंदर रहेगी। इसमें आपका टीचर का जॉब भी रहेगा और साथ में आपका हॉस्टल के अंदर गर्ल्स या बॉयज़ दोनों के हॉस्टल के अंदर वार्डन को जो लिया जाता है, मतलब वार्डन मतलब क्या होता है, उनकी देखभाल करना और वो सब जो काम रहता है वही जो है वार्डन के काम के अंदर आता है, तो वो सारे काम रहेंगे। बाकी तो हमने सब डिस्कस कर ही लिया है और बाकी आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल रहा होगा। तो इसी के साथ हम देखिए यहाँ पे इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है जॉब के लिए, और मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।